डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या होता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, इन तीनों के बीच में कंफ्यूजन बना रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रॉपर बायोग्राफी कवर की कार्ल मार्क्स की, जिसमें हमने उनके एरा में जा करके उनको बेहतर ढंग से समझने की और जानने की कोशिश की, ताकि हम पूरी तरीके से तैयार हो जाए उनकी एक एक थियोरी और कंसेप्ट को समझने के लिए। और एक और बात मैंने आपसे कही थी कि मार्क्स को पढ़ने से पहले हेगल को पढ़ना जरूरी है। हेगल के भी पूरे वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं और आज हम समझेंगे कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल जो है मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो में हम जो हमारे कार्ल मार्क्स है उनके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। तो चलिए उसकी जड़ से शुरू करते हैं। तो तीन चीजें आपके सामने है। पहली चीज है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या है। चिंता मत करिए, क्या होता है, जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट लेकर आती हूं तो स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा आपको क्रक्स बताने की कोशिश करती हूं, तो आपको लगता है अच्छा चलो मैम ये समझा देंगी। उसके बाद बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का रायता फैल जाता है, लेकिन एंड में हमेशा मैं उस रायते को समेट के जाती हूं और आपको एक कंक्लूजन के साथ छोड़ के जाती हूं। तो बिल्कुल अगर आप मेरे साथ इस लेक्चर में बने हुए हैं, परेशान मत हो, सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेक्चर के एंड में मैंने जो प्रॉमिस किया था वीडियो के थंबनेल पे, कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को आप अपने साथ लेकर जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तीन कॉन्सेप्ट्स का नाम अभी तक आपने सुना। क्या है वो तीन कॉन्सेप्ट्स? तो मैम आपने कहा डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हमारे हेगल ने दिया है। फिर आपने कहा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट मार्क्स ने दिया है और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी मार्क्स ने दिया है। तो अब चलिए पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। एक जो है एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है, और इसी विचारधारा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझ लेते हैं। अब इसको समझने से पहले इन दोनों में एक शब्द कॉमन है। क्या कॉमन है मैम? डायलेक्टिकल वर्ड कॉमन है इन दोनों में। तो मैम डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है? तो बच्चों डायलेक्टिकल का मतलब होता है, डायलेक्टिकल एक फिलॉसफी है जो बताती है कि चेंज कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है। तो डायलेक्टिकल क्या है? डायलेक्टिकल एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमको ये सिखाती है, मेथड ऑफ चेंज बताती है कि बदलाव कैसे होता है। तो क्या बताती है मैम ये? तो ये बताती है कि कैसे दो ऑपोजिट चीजें जब आपस में टकराती हैं तो दोनों चीजों का जो नेगेटिव एलिमेंट है, जो अनट्रू एलिमेंट है, वो झड़ जाता है, खत्म हो जाता है, और जो ट्रू एलिमेंट है वो एक साथ आकर के वो इवॉल्व कर जाता है, और वो दोनों चीजें पहले जिस वर्जन में थी उसका एक इवॉल्व्ड वर्जन बन के सामने आता है। फिर वो भी अपनी किसी ऑपोजिट चीज से टकराता है, फिर दोनों के बीच में डायलेक्ट होता है, और फिर दोनों के अनट्रू एलिमेंट खत्म होके फिर वो एक बेटर वर्जन में इवॉल्व हो जाती है। तो डायलेक्टिकल एक ऐसी फिलॉसफी है जो बताती है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, दो ऑपोजिट चीजों के टकराने से, कॉन्ट्रडिक्शन होने से। समझ गए आप? डायलेक्टिकल का मतलब समझ गए आप? अब मैम आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म का मतलब समझा दीजिए, और उसके बाद फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है बच्चों? अब मैं आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। आइडियलिज्म से जुड़े हुए हैं हेगल और मटेरियलिज्म से जुड़े हुए हैं मार्क्स। तो मैम आइडियलिज्म क्या है? तो आइडियलिज्म का मतलब ये होता है, देखो जो भी लोग आइडियलिज्म की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, जैसे कि हमारे हेगल, उनका ये मानना है कि सबसे पहले आइडियाज आए, जो आपके दिमाग में विचार होते हैं ना, सबसे पहले वो आए, और उसके बाद उन आइडियाज के बेसिस पे मटेरियल वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ। और जो लोग मटेरियलिज्म की फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं, उनका ये मानना है कि पहले मैटर आया, पहले मटेरियल वर्ल्ड आया, और उस मैटर के बेसिस पे आइडियाज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमारे कार्ल मार्क्स बिलीव करते हैं। तो एग्जांपल से समझा लेते हैं। ये फोन है, तो हम ये कहेंगे कि जो लोग आइडियलिज्म की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं ना, उनका ये मानना है कि पहले इस फोन का आइडिया किसी के दिमाग में आया होगा, वो आइडिया के बेसिस पे उसने इस फोन का फॉर्मेशन किया है। आइडियलिज्म की फिलॉसफी में बिलीव करने वाले लोग ये मानेंगे
मानेंगे, आइडिया फर्स्ट। जो लोग मटेरियलिज्म की फिलॉसफी में वो बिलीव करते हैं, उनका क्या मानना है, मैटर फर्स्ट। पहले फोन बना होगा, इसके जो भी पार्ट पुर्जे हैं वो किसी ने देखा होगा, उसके बेसिस पे उसको एक बार देख लिया, उसको बना लिया, उसके बेसिस पे फोन के आइडिया का दिमाग में फॉर्मेशन हुआ होगा। मतलब पहले मैटर आया, मटेरियल चीजें आई, मटेरियलिस्टिक चीजें आई, उस मैटर के बेसिस पे आइडिया का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर किसी के दिमाग में कोई भी आइडिया है ना, तो जरूर उसको उसने कहीं ना कहीं देखा है मटेरियल वर्ल्ड में। मैटर के बेसिस पे आइडिया का फॉर्मेशन होता है, मैटर फर्स्ट। और जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, उनका मतलब मानना क्या है, आइडिया फर्स्ट। आइडिया दिमाग में पहले आता है और उस आइडिया का मैनिफेस्टेशन होता है, उस आइडिया के बेसिस पे मटेरियल वर्ल्ड में चीजें फॉर्म होती हैं। तो एक बार और सार बता देती हूं कि आइडियलिज्म की फिलॉसफी में जो लोग बिलीव करते हैं, उनका यह मानना है कि जो भी सोसाइटी में एवोल्यूशन हो रहा है, समाज में जो भी बदलाव हो रहा है, वो आइडियाज में चेंज और एवोल्यूशन होने के कारण हो रहा है। और जो लोग मटेरियलिज्म की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, उनका यह मानना है कि समाज में जो भी बदलाव हो रहा है वो मैटर के एवोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डायलेक्टिकल क्या है। डायलेक्टिकल एक फिलॉसफी ऑफ चेंज है जो बताती है कि किस तरीके से दो ऑपोजिट चीजों के टकराने से चेंज हो रहा है। अब डायलेक्टिकल आइडियलिज्म वाले बोलेंगे कि वो चीज क्या है, आइडिया है। दो ऑपोजिट आइडिया के टकराने से जो एवोल्यूशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मटेरियलिज्म वाले बोलेंगे कि वो जो दो ऑपोजिट चीज टकरा रही है वो मैटर है। यानी कि मार्क्स बोलेंगे कि दो ऑपोजिट मैटर के टकराने से एवोल्यूशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंस है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में। अब आते हैं, ये दोनों फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई इस तरीके से चीजें हो रही हैं। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या अंतर है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मार्क्स ने ही दिए थे। तो यहां पे जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया मार्क्स ने, उसमें बेसिकली वो फिलॉसफी बताने की कोशिश कर रहे हैं चेंज की। उसमें बस वो ये बता रहे हैं कि ओवरऑल किसी भी चीज में जो चेंज होता है ना, डायलेक्टिकल पाथ का यूज करके, वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, डायलेक्टिकल पाथ का यूज करके। तो बताते हैं कि भाई किसी भी चीज में, इस धरती पे किसी भी मैटर में किस तरीके से डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके चेंज आता है, उसको वो बताते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में। लेकिन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इसी का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। इसमें ये बताते हैं कि स्पेसिफिकली ह्यूमन हिस्ट्री में किस तरीके से चेंज आ रहा है डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। तो बेसिकली क्या अंतर है, पूरा अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा, सबसे पहले हमने देखा कि डायलेक्टिकल क्या है, ये फिलॉसफी ऑफ चेंज है जो बताती है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है दो ऑपोजिट चीजों के टकराने से। अब जो दो ऑपोजिट चीज टकरा रही है, अगर वो आइडिया है, अगर आइडिया के टकराने से चेंज आ रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कहेंगे, जिसको हेगल ने सपोर्ट किया। और वो जो दो चीज टकरा रही है, अगर वो मैटर है, दो ऑपोजिट मैटर के टकराने से अगर चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे मार्क्स ने। मार्क्स का ये फिलोसॉफिकल कंसेप्ट हो गया कि भाई किसी भी मैटर में किस तरीके से चेंज होता है डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। लेकिन इसी को जब वो स्पेसिफिकली ह्यूमन हिस्ट्री पे अप्लाई कर देते हैं, इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और बताते हैं कि कैसे ह्यूमन हिस्ट्री में जो है चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके, तो उसको हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का यूज करके कार्ल मार्क्स बताते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में किस तरीके से चेंज और एवोल्यूशन हो रहा है। अब आइए डिटेल में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का यूज करके कार्ल मार्क्स बताते हैं कि किस तरीके से हाउ एंड व्हाई ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस ओवर टाइम, किस तरीके से ह्यूमन की जो सोसाइटी है, इंसानों का जो समाज है, किस तरीके से वो समय के साथ चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ डायलेक्टिकल पाथ का यूज करके। ये सारी बातें वो अपनी डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में बताते हैं। अब इस चीज को डिटेल में समझने के लिए कार्ल मार्क्स ने हमको सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की कि भाई हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कार्ल मार्क्स क्या बता रहे हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी कि इस पूरे हमारी समाज की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ जो है डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। तो उसको समझाने के लिए पहले बताएंगे कि भाई ह्यूमन हिस्ट्री बतानी है तो पहले ये बताओ कि भाई सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले बताते हैं कि सोसाइटी का फॉर्मेशन ही क्यों हुआ। तो कहते हैं कि देखो, सबसे पहले इंसानों को हिस्ट्री बनाने के लिए जीना पड़ेगा, और जीने के लिए खाना पड़ेगा, और खाने के लिए उगाना पड़ेगा। तो
और उगाने का काम जो है, प्रोडक्शन का काम अकेले तो हो नहीं सकता है, तो इसी काम के लिए लोग एक साथ आए और सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। तो हम देख रहे हैं कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसका यूज करके उन्होंने बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। तो उसमें वो बता रहे हैं कि पहले सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि इंसान को हिस्ट्री बनाने के लिए जीना पड़ेगा, जीने के लिए खाना पड़ेगा, खाने के लिए उगाना पड़ेगा, और ये जो उगाने का काम है, प्रोडक्शन का काम है, अकेले नहीं हो सकता, लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से वो प्रोडक्शन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसी के लिए लोग एक साथ आते हैं, सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो सोसाइटी के प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो दो बेसिस पे टिका हुआ है। एक को वो कहते हैं बेस, जो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा वो कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जो कि बेस के ऊपर बना हुआ है। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, ये पूरा समाज जो है, देखा आपने एक साथ क्यों आया, क्योंकि उसको उगाना है, प्रोडक्शन का काम अकेले नहीं हो सकता, तो एक साथ आया। इसलिए प्रोडक्शन, इकोनॉमी, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे समाज के लिए। तो वो समझाते हैं कि देखो इस पूरे समाज में का जो बेस है ना, हम समझ रहे हैं कि समाज की हिस्ट्री समझ रहे हो ना पहले, कि किस तरीके से हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ हमारा मानव समाज का। तो सबसे पहले ये समझो कि जो सोसाइटी फॉर्म हुई, सबसे पहले लोगों ने देखा कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए साथ आना होगा, साथ आ गए। अब कैसे एवोल्यूशन होता है, इकोनॉमी बेस बन जाता है। जिस तरीके से इकोनॉमी का चेहरा बदलता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता जाता है, सोसाइटी के अदर स्ट्रक्चर्स अपने आप बदलते जाते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई घर है, अब उस घर का बेस है, ये घर का बेस है, और बेस के ऊपर के ये सुपर स्ट्रक्चर्स है जो इस घर के ऊपर बने हुए हैं। सुपर स्ट्रक्चर्स में जो है, मान लो तुम्हारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, तुम्हारा कल्चर हो गया, तुम्हारी पॉलिटिकल हो गया, कल्चर हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें जो है वो सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। बिल्कुल परेशान मत हो, वीडियो लेक्चर के एंड में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इकोनॉमी का चेहरा बदलते ही, जो बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसका चेहरा बदलते ही सुपर स्ट्रक्चर अपने आप बदलता जाता है। बेस इकोनॉमी ही है। जैसे मान लो कैपिटलिज्म वाला सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम है। तो अब ऐसे सिस्टम में क्या होगा कि अपने आप सुपर स्ट्रक्चर उसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ऐसे में न्यूक्लियर फैमिलीज होंगी, बिल्कुल सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोशल कंडीशनिंग कैसी होगी, लोग बिल्कुल एलिएनेटेड होंगे, अलग थलग रहना पसंद करेंगे, इस तरीके का सिस्टम होगा। तो कैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस पे सुपर स्ट्रक्चर बेस्ड होगा। अब मान लो, अगर मान लो कम्युनिज्म वाला सिस्टम आ गया, इकोनॉमिक सिस्टम सोसाइटी का कैसा हो गया, कम्युनिज्म वाला सिस्टम, जिसमें क्या है, कोई ओनर नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, सब बराबर है। जितने भी मोड ऑफ, जो भी रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के, वो उसका ओनर हर कोई है, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। तो ऐसे में जो सुपर स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम भी उसी हिसाब से बदल जाएगा, कल्चर, फैमिली, सब कुछ। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो जाएगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं रह जाएगा। फैमिली कैसी हो जाएगी, बिल्कुल फिर वही जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम आ जाएगा। कल्चर फिर वैसा ही हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये कि इकोनॉमिक सिस्टम इस समाज का, इकोनॉमी का चेहरा क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन है, लोगों के अर्निंग का क्या साधन है, वो उसी चीज पे डिपेंड करता है कि उस समाज का पॉलिटिक्स कैसा होगा, कल्चर कैसा होगा, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। यानी कि ये समझ रहे हैं कि कैसे ह्यूमन हिस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। तो उसमें वो बता रहे हैं कि सबसे पहले ये सोसाइटी का फॉर्मेशन ही क्यों हुआ, लोगों को प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, इस वजह से साथ आए। और फिर बता रहे हैं कि कैसे इकोनॉमी जो है वो ही उस सोसाइटी के हर एक चीज को डिफाइन करती है, वो बेस है। इकोनॉमी का चेहरा बदलते ही, बेस का चेहरा बदलते ही बाकी सारे स्ट्रक्चर्स अपने आप चेंज होते जाते हैं। इसी इकोनॉमिक बेसिक स्ट्रक्चर पे बाकी सारे स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। अब ये सुपर स्ट्रक्चर है सारे और ये बेस है। अब इनके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए हमको बेस के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना पड़ेगा। बेस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर स्ट्रक्चर तो बेस के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो आइए अब हम बेस को डिटेल में समझ लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बेस को डिफाइन किया। तो कहते हैं कि देखो,
बेस को समझना है, यानी कि प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझना है, कि मतलब उत्पादन का तरीका क्या है उसको समझना है। हमने ये देखा कि जो उत्पादन का तरीका है, जैसे जैसे वो बदलता है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता है, बेस बदलता है, इकोनॉमी बदलती है, सुपर स्ट्रक्चर अपने आप बदल जाते हैं, पूरा समाज उसी पे टिका हुआ है। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर जो है, जो वो उत्पादन का तरीका है वो होता क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। तो कहते हैं कि देखो, उत्पादन का जो तरीका है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, बस मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले एक और बीच में बात मैं बता दूं आपको, अगर आपको ये पूरा जो भी इस तरीके से स्कैटर्ड नोट्स है समझने में दिक्कत होगी, तो हम मेरी कार्ल मार्क्स की हर एक वीडियो के नीचे जो है कार्ल मार्क्स के मास्टर नोट्स का लिंक अवेलेबल है। अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ दिनों बाद चेक करिएगा। हर वीडियो के नीचे कार्ल मार्क्स के मास्टर नोट्स का लिंक अवेलेबल है, जिसमें पूरा एक एक डिटेल में आसान भाषा में मैंने कार्ल मार्क्स को समझाया है और उसको टिप्स एंड ट्रिक्स से सब कुछ याद कराया है, बुक्स एंड ऑल। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूजीसी नेट के, यूईटी के और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक मिनिमल कॉस्ट पे मैंने उसको रखा है, बहुत मेहनत लगी है वो करने के पीछे। तो वो लिंक अगर अभी दिख रहा है तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है कुछ दिनों बाद चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई उत्पादन का तरीका क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्योंकि भाई उसी पे चीजें सारी टिकी हुई है समाज की। तो चलिए, हमको क्या समझना है कि समाज में किस तरीके से चेंज हो रहा है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। फिर वो बताते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है उसमें इकोनॉमी का रोल बहुत ज्यादा है। मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का तरीका बदलते ही बाकी सारी चीजें बदल जा रही हैं। तो चलिए पहले उस बेस को, उस मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन दो चीजों से मिलकर बना है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो कौन से फोर्सेस हैं, वो कौन से टूल्स, टेक्निक्स, लेबर पावर है जिसका यूज करके प्रोडक्शन हो रहा है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज आता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर, यानी कि वो कौन सा टूल, टेक्नोलॉजी, लैंड, फैक्ट्री, मशीन का यूज कर रहे हो और लेबर पावर कैसा है, उनके पास किस तरीके का स्किल और नॉलेज है। ये सब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के में आ जाता है कि भाई क्या फोर्स है प्रोडक्शन का, क्या फोर्स यूज कर रहे हो, कौन से टूल्स, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा लेबर पावर, किस तरीके के का नॉलेज और स्किल है लेबर के पास। ये सब कुछ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। और फिर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या बताता है? सोशल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, दैट इज दोज हु ओन एंड दोज हु वर्क, यानी कि जो लोग ओनर है उस प्रोडक्शन के, उस रिसोर्सेस के जो ओनर है और जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या बताता है कि जो लोग ओनर्स हैं और जो लोग वर्कर्स हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? मोड ऑफ प्रोडक्शन, बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेस बदलते ही अदर स्ट्रक्चर्स बदलते चले जाएंगे, सुपर स्ट्रक्चर बदलते चले जाएंगे। तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में चेंज को समझने के लिए। तो हमने देखा कि भाई जो ये उत्पादन का तरीका है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें दो चीजें मैटर करती हैं। एक तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कि क्या टूल्स, टेक्नोलॉजी और किस तरीके के स्किल और नॉलेज लेबर का यूज किया जा रहा है, और दूसरा हमने देखा कि रिलेशन क्या है मालिक और वर्कर के बीच में, जो ओनर है और वर्कर के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। ये मिल करके डिसाइड करता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का तरीका कैसा है। अब वो बताते हैं, अब हमारे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देखो, अगर मान लो कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब कि लेबर का स्किल चेंज हो रहा है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, लेकिन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, वर्कर और ओनर के बीच का रिलेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केओस होता है, और केओस होता है तो फिर सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है और मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल जाता है। और जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता है तो पूरा सुपर स्ट्रक्चर भी बदल जाता है और सोसाइटी एक नए वर्जन में इवॉल्व कर जाती है। मैम समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मतलब कि मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है? कैपिटलिज्म वाला है, जिसमें क्या है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई? फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हैं, और लेबर का स्किल कैसा है भाई? स्किल्ड है, उसको फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने आता है। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसा है? कुछ लोग जो है ओन कर रहे हैं और कुछ लोग वर्क कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देखो, जब जो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि टूल्स, टेक्नोलॉजी और लेबर के स्किल पावर
ये जो है मान लो इवॉल्व कर रहा है, मान लो कि जो वर्कर है वो और ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए सीख गया, और ज्यादा अच्छी अच्छी मशीन्स पे काम करना सीख गया, लेकिन जो ओनर और वर्कर है उसके बीच का रिलेशन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मालिक अभी भी ज्यादा पैसे कमाए जा रहा है और उस वर्कर को अभी भी उतना ही वेज, उतना ही पैसा, उतनी ही सैलरी मिल रही है। तो ऐसे में जब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में केओस होगा, मतलब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व कर रहा है लेकिन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मालिक और वर्कर के बीच का रिलेशन अभी भी वैसा है, सैलरी अभी उतनी ही दे रहा है, खुद बहुत पैसे कमाए जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में केओस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, रेवोल्यूशन होगा। और क्या होगा फिर, क्या होगा, ये वर्कर्स रिवोल्ट कर देंगे और जो है रेवोल्यूशन होगा, चेंज आएगा। कहते हैं कि जब भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं लेकिन वर्कर और जो ओनर है उनके बीच का रिलेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में केओस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और सोसाइटी इवॉल्व करती है। तो इस पूरी वीडियो में हमने क्या देखा? इस पूरी वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझने के लिए हमने हेगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा। हमने देखा कि दोनों में डायलेक्टिकल कॉमन है। डायलेक्टिकल का मतलब होता है, डायलेक्टिकल एक चेंज की फिलॉसफी है जो बताती है कि किस तरीके से दो ऑपोजिट चीजों के टकराने से चेंज होता है, एवोल्यूशन होता है। तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में हेगल ये बताते हैं कि वो दो ऑपोजिट चीजें आइडियाज हैं और कहते हैं कि दो ऑपोजिट आइडियाज के टकराने से सोसाइटी में एवोल्यूशन होता है, चेंज होता है और सोसाइटी इवॉल्व करती है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि वो दो ऑपोजिट चीजें मैटर है और दो ऑपोजिट मैटर्स के टकराने से एवोल्यूशन होता है, चेंज होता है किसी भी चीज में और सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है। तो बेसिकली मार्क्स की डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो बेसिकली ये बताती है कि भाई किसी भी मैटर में किस तरीके से डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके चेंज होता है। हमारे मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इस डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसमें वो बताते हैं कि स्पेसिफिकली किसी भी मैटर में नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री में किस तरीके से चेंज हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। अब इसको समझाने के लिए वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझाते हैं। पहले बताते हैं कि लोग साथ ही क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि भाई हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम जो है जिंदा रहो, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए उगाना जरूरी है, प्रोडक्शन जरूरी है। और फिर वो बताते हैं कि प्रोडक्शन के काम के लिए सभी लोग साथ में आए। फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर बताते हैं और कहते हैं कि जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का तरीका बदलता जाता है, समाज के सुपर स्ट्रक्चर्स भी बदलते जाते हैं और पूरा समाज बदलता जाता है, इवॉल्व होता जाता है। उसमें उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। कहते हैं कि इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में आती है दो चीजें, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है किस तरीके के फोर्सेज यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, कौन से टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज किए जा रहे हैं, किस तरीके का लेबर पावर और स्किल है। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जो वर्कर्स है जो ओनर्स है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। तो मार्क्स बता रहे हैं कि देखो मेरे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट से ये समझो कि किस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। तो बताते हैं कि जब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इवॉल्व करता गया, टूल्स टेक्नोलॉजीज इवॉल्व करती गई, लेबर के स्किल्स इवॉल्व करते गए, लेकिन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो ओनर है और जो वर्कर है उसके बीच का रिलेशन चेंज नहीं हुआ। इकोनॉमिक रिलेशन, जो वर्कर है वो गरीब होता जा रहा है, ओनर अमीर होता जा रहा है, वर्कर को अभी भी उतना ही वेज मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, केओस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसके बाद रेवोल्यूशन होगा और चेंज आएगा। क्या होगा, एवोल्यूशन होगा और सोसाइटी का जो फॉर्म है वो बदलता जाएगा। और वो कहते हैं अभी भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अगर इवॉल्व कर गए, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व नहीं किया तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण सोसाइटी इवॉल्व करेगी और इसी तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये था कार्ल मार्क्स का कंप्लीट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन देख लिया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म देख लिया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मार्क्स की थियरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल को देखेंगे, फिर हम उनकी थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को देखेंगे, एलियनेशन की थियरी को देखेंगे और कुछ सवाल लगाएंगे। एक बार फिर से बता दूं, कार्ल मार्क्स का कंप्लीट मास्टर नोट्स अगर चाहिए आप एक बार उसको जो है देख सकते हैं किस तरीके से मैंने दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्रॉपर नोट्स डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल्स
फिर आपको एक जो है एग्जाम रेडी शीट मिलेगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको किस तरीके से ट्रिक्स से लर्न कर सकते हैं, ट्रिक्स भी दी हुई हैं। और उसके बाद प्रॉपर ईयर वाइज क्वेश्चंस जो है नेट के क्वेश्चंस, यूईटीपीजी के क्वेश्चंस और फिर आपके अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के क्वेश्चंस विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर अभी नहीं दिख रहा है तो कुछ दिनों बाद आप आके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, और अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।